हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु। हम लोग इस वीडियो में परमाणु और परमाणु से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उन सब पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और बोर्ड परीक्षा में भी इस टॉपिक से संबंधित कई सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर अच्छे से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि वीडियो को बीच बीच में स्किप करेंगे तो कई सारी चीज़ें जो है छूट जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो परमाणु है ये है क्या, एटम होता क्या है। तो अगर हम लोग एटम की बात करें कि एटम है क्या, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एटम जो शब्द है ये क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। एटम शब्द क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका एक विशेष अर्थ होता है। यहाँ पर जो आपका ए है इसका मतलब होता है नॉट। अगर इसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो ए का मतलब होता है नॉट, और नॉट को हिंदी में ट्रांस करें तो इसका मतलब होता है नहीं। और यहाँ पर जो TOM टम शब्द है इसका मतलब होता है डिविजिबल। क्या होता है, डिविजिबल। डिविजिबल मतलब होता है आपका विभाज्य। यानी जो आपका एटम है, इस शब्द को सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो एटम होता है वो क्या होता है, किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो विभाज्य नहीं हो सकता, जो विभाज्य नहीं हो सकता, यानी अविभाज्य कण होता है। एटम क्या है, परमाणु क्या है, तो परमाणु किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो विभाज्य नहीं होता। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि परमाणु किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य होता है। ठीक, अब द्रव्य क्या है, परमाणु तो समझ में आया कि परमाणु क्या है, द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है। द्रव्य होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्य, मैटर क्या है, मैटर क्या होता है, वो सभी वस्तुएं, इस ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं वो अगर स्थान घेरती है, उनका द्रव्यमान है, उसमें भार है, उनका आयतन है, तो वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। जैसे ये मार्कर, मार्कर भी क्या है, आपका एक द्रव्य है। अगर हम क्या करें, मार्कर को क्या करें, काटते, अगर हम इसी एक कोई मान लीजिए वस्तु है, इसको हम क्या करें, बहुत छोटे 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 कणों में क्या करें, इसको हम लोग विभाज्य करें, तो एक स्थिति ऐसी आएगी और एक आपको एक ऐसा सूक्ष्मतम कण मिलेगा जिसको आप उससे अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं कर सकते, और वही कण क्या होता है, वही आपका होता है परमाणु। ठीक, ये किसने बताया, तो ये बताए थे डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने कि परमाणु क्या है, किसी भी द्रव्य का एक सूक्ष्मतम कण होता है जिसको अगर आप कोई भी पदार्थ लीजिए, उसको काटते 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 यानी तोड़ते चले जाओ तो एक ऐसा सूक्ष्मतम कण मिलेगा जिसको आप विभाज्य नहीं कर सकते, और वो होता है आपका परमाणु। ठीक, अब परमाणु की जब खोज हुई तो इससे इसके अंदर बहुत सारे, बाद में जब कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो पता चला कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, विभाज्य है। कई सारे एक्सपेरिमेंट से ये सारी चीजें क्लियर हुई। तो जब परमाणु के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की खोज हो गई, तब परमाणु का जो मॉडल है ये आना शुरू हुआ कि अगर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो इनकी स्थिति क्या है, ये किस रूप में उसके अंदर पाए जाते हैं। परमाणु का मतलब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा कण है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तो ये सब कहां पर पाए जाते हैं, इनकी स्थिति क्या है। तो इसकी स्थिति को बताने के लिए कई सारे जो है परमाणु के मॉडल आना शुरू हो गए। अब इसमें जो सर्वप्रथम पहला जो मॉडल था वो था थॉमसन का मॉडल। ध्यान से सुनिए, इसमें हम लोग रदरफोर्ड का अल्फा कण एक्सपेरिमेंट भी समझेंगे, तो पहले बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले जो मॉडल आया वो कौन सा था, थॉमसन का मॉडल आया था। अब ये थॉमसन का मॉडल है क्या, थॉमसन जो थे इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो बहुत ही सूक्ष्म अविभाज्य कण है, बहुत ही सूक्ष्म अविभाज्य कण है, अभेद्य कण है जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते, और इसके अंदर जो आपका धन आवेश होता है, इसके अंदर जितने भी धन आवेश होते हैं वो एक समान रूप से फैले रहते हैं, और इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर धंसे रहते हैं। यानी परमाणु क्या है, एक ऐसा कण होता है, एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसके अंदर जो धन आवेश होते हैं वो एक समान रूप से फैले रहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण लिया और वो उदाहरण था तरबूज।
इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो एक तरबूज की भांति होता है। जैसे अगर आप किसी तरबूज को काटते हैं तो उसके अंदर का जो लाल वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, धन आवेश होता है, प्रोटॉन होता है, और उसके अंदर जो बीज होते हैं, जिस प्रकार उसके अंदर बीज धंसे होते हैं, वैसे जो आपका परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, जो आपकी ऋण आवेश होते हैं। एक चीज इन्होंने अपने मॉडल में सबसे सही चीज बताई कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो परिमाण होता है वो हम लोग जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। तो इन्होंने एक चीज ये बताई कि इस परमाणु मॉडल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतनी ही संख्या में क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, उतनी ही संख्या में क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। सबसे पहले ये आप नोट करेंगे, थॉमसन के मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बराबर है किसके, वो बराबर है प्रोटॉनों की संख्या के। वो बराबर है किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या है, प्रोटॉनों की संख्या के। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो परिमाण होता है वो माइनस का 1.6 इंटू, ये क्या है, पॉइंट है, दशमलव है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और जो आपका प्रोटॉन का परिमाण होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन ये प्लस में होता है और ये क्या होता है, माइनस में होता है। तो थॉमसन के तरबूज मॉडल का अगर हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या बताई, तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण यही बताया कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या होती है, बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। और थॉमसन का मॉडल कुछ इतना सा ही है, बहुत ज्यादा डिटेल इन्होंने अपने मॉडल में कुछ नहीं दिया। ठीक, अब ये जो थॉमसन मॉडल है ये फेल क्यों हुआ, बाद में ये क्या हो गया, फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, तो जब बाद में जो आपका न्यूट्रॉन है, जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तब इनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आपका जो तरबूज मॉडल है इसमें न्यूट्रॉन कहां पर पाया जाता है। इन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए तो बता दिया कि प्रोटॉन जैसे तरबूज में पूरा ऋण वाला हिस्सा होता है वो आपका प्रोटॉन होता है, और जो आपका बीज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप उसमें बताइए कि जो न्यूट्रॉन है, जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तो न्यूट्रॉन कहां पर पाया जाता है। तो ये इस चीज को बताने में असफल हो गए। और भी कई सारी कमियां हैं जो कि रदरफोर्ड ने इनके मॉडल में बताई थी। तो आई होप आपको थॉमसन का मॉडल जो है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा डिटेल आपको इसमें पढ़ना भी नहीं है, इतना सही इनका मॉडल है। अब जब ये मॉडल फेल हुआ तो इसके बाद और भी कई मॉडल आना शुरू हुए। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल था वो था रदरफोर्ड का मॉडल, वो था आपका रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ये एक एक्सपेरिमेंट पर बेस है, ये क्या है, एक प्रयोग पर बेस है, और वो प्रयोग है गीगर मार्सडन प्रयोग। वो क्या है, गीगर मार्सडन प्रयोग, या इसी एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड का, इसी एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट को। तो अब हम लोग समझेंगे कि गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है क्या, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, और यही टॉपिक आपको बताएगा कि परमाणु की जो वास्तविक संरचना है वो क्या है। क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल से ही परमाणु का जो आपका, अगर हम लोग देखें तो वैज्ञानिक तरीके से जो एक्सपेरिमेंट सारी चीजें हुई, तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही परमाणु पर वैज्ञानिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो यहां तक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, सारे मान थोड़ा बहुत आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं कि गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट है क्या। तो गीगर मार्सडन जो थे ये दो वैज्ञानिक थे जो कि रदरफोर्ड के क्या थे, विद्यार्थी थे। क्या थे, रदरफोर्ड के विद्यार्थी यानी स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड के दो विद्यार्थी गीगर और मार्सडन, इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन जो अगर देख रेख की बात करें तो देख रेख किसकी थी, रदरफोर्ड की, यानी रदरफोर्ड उनके गुरु थे और उन्हीं की देख रेख में गीगर और मार्सडन ने अल्फा कण जो आपका प्रकीर्णन का एक्सपेरिमेंट है वो किया था। अब ये होता क्या है, तो रदरफोर्ड ने ये सोचा कि अगर हमें देखना है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन क्या कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, इन सारी चीज़ों को अगर हमें समझना है कि उसके अंदर जो छोटे छोटे कण वगैरह होते हैं वो सब कहाँ पर हैं, उसकी व्यवस्था क्या है, तो हम क्या करें, किसी परमाणु को तोड़ें। तो इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को परमाणु को तोड़ने के लिए ही अल्फा कण प्रकीर्णन का उपयोग किया था, जो ये एक्सपेरिमेंट है वो किया। तो इन्होंने क्या किया,
अब परमाणु क्या है, परमाणु बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है, बहुत अति सूक्ष्म कण है, तो परमाणु को तोड़ना कोई आसान काम तो होता नहीं है, और परमाणु आपको कहीं पर देखने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत छोटा होता है। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया, सोचा कि हम कोई वस्तु ऐसी लें जिसको हम क्या करें, बहुत उसको एक ऐसे परत के रूप में उसको हम फैला दें जिससे हमें क्या हो, उस वस्तु की एक परत प्राप्त हो जाए। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु क्या होता है, वो कई सारी परतों से मिलकर बना होता है, और सभी वस्तुएं क्या होती है, परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, इतना तो हमें मालूम है। और जब कई सारे परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपक कर बनते हैं, मिलते हैं, इस प्रकार से मान लीजिए कई सारे परमाणु जो है वो एक दूसरे से चिपक कर बने हुए हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये कई सारे परमाणु जब चिपकते हैं तो यहां से एक क्या होती है, एक वस्तु की परत तैयार होती है। अब अगर इसी के ऊपर एक दूसरी परत है परमाणुओं का, दूसरी परत है तो ये सेकंड परत हो जाएगी, तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी परत, कई सारी परतों से मिलकर क्या होता है, एक द्रव्य, एक पदार्थ, एक टुकड़ा प्राप्त होता है। तो अगर हम क्या करें, कोई हमारे पास मान लीजिए एक टुकड़ा है, अब अगर इस टुकड़े को हम क्या करें, पीट पीट कर ऐसे फैला दें, और हमें क्या हो, इस जो आपका ये कई परतों से मिलकर बना है, ये किसी एक परत में बचे, तो उससे हम लोग परमाणु को तोड़ सकते हैं। तो इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी चीज को करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक धातु का प्रयोग किया, और वो धातु था सोना। इन्होंने क्या किया, स्वर्ण धातु का प्रयोग किया, क्योंकि सोने की एक बहुत बड़ा गुण होता है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि जो सोना होता है इसके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण सबसे अधिक होता है। अब ये आघात वर्धनीयता होता क्या है, आघात वर्धनीयता की अगर हम लोग बात करें कि कोई वस्तु ऐसा जिसको अगर आप उस पर आघात करें, चोट करें, तो क्या हो, फैले, वर्धनीयता मतलब होता बढ़े, तो ऐसे गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। और ये सर्वाधिक अगर किसी धातु में होता है तो वो आपका सोने में होता है। तो इन्होंने क्या किया, सोने का एक टुकड़ा लिया और उसको पीट पीट कर एक पतली पन्नी के रूप में तैयार कर लिया, और वो उसको इतना पीट दिए कि उसकी जो, अगर हम लोग बात करें कि कई सारी परतों से कोई भी पदार्थ बना होता, तो उसको इतना ज्यादा पीट कर पतला कर दिए कि उसमें परमाणु को केवल और केवल एक परत बची। फिर उन्होंने क्या किया, अब जब ये उनको एक पत्र प्राप्त हो गया, एक पतली पन्नी प्राप्त हो गई, परमाणु उनको प्राप्त हो गया, तो अब उसको तोड़े कैसे, तो इसके लिए उन्होंने लिया रेडियो एक्टिव तत्वों का सहारा। अब ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, तो रेडियो एक्टिव तत्व की अगर हम लोग बात करें तो आप पढ़े होंगे कि रेडियो एक्टिव तत्व कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंदर से स्वतः यानी स्वयं ही जो किरणें होती है वो निकलती रहती है, जैसे अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ये क्या होती है, स्वयं उत्सर्जित होती रहती है। तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व में चुना एक तत्व था, नाम था पोलोनियम। इन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम को लिया। पोलोनियम की एक विशेषता है कि पोलोनियम से क्या होता है, अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। पोलोनियम से क्या होते हैं, अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। अब ये अल्फा कण क्या है, अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। क्या होता है, हीलियम का नाभिक। हम लोग जानते हैं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका मतलब है कि हीलियम के नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है। तो हीलियम का नाभिक कितना होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसका मतलब जो प्रोटॉनों की संख्या उस पर कितनी है, 2 है, और इसके बाहर उतने ही मात्रा में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन भी है। तो अगर हम लोग इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करें, निकाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका अल्फा कण। तो जो आपका रेडियो एक्टिव तत्व होता है इससे उत्सर्जित होते हैं क्या, अल्फा कण। किस तत्व से, पोलोनियम से। अब इन्होंने जब सारी चीजें इनको मिली तो इन्होंने क्या किया, एक पूरा सेटअप लगाया, एक पूरी व्यवस्था तैयार की, और उसी व्यवस्था को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर इनका एक्सपेरिमेंट हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पोलोनियम तत्व को लिया जो कि रेडियो एक्टिव तत्व है, तो मान लेते हैं ये इनका पोलोनियम तत्व है। और इन्होंने क्या किया, इसके चारों तरफ, क्योंकि कोई भी तत्व रखोगे, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा, तो यहां से अल्फा बीटा गामा जो भी किरणें वगैरह उत्सर्जित होती है वो क्या होती है, चारों दिशाओं में होंगी। तो इन्होंने सोचा कि चारों दिशाओं में अल्फा कण ना उत्सर्जित हो, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके चारों ओर लेड की एक मोटी दीवार रख दी, इसकी दीवार लेड की, ठीक, ताकि जो अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं वो किसी एक निश्चित दिशा में, एक पर्टिकुलर निश्चित दिशा में जाए। उसके बाद इन्होंने इसके सामने रखा सोने की जो पन्नी थी, इसके सामने इन्होंने क्या किया, स्वर्ण
सोने की जो पन्नी थी उसको लाकर रखा और इन दोनों के बीच में इन्होंने एक अवरोध लगाया। अवरोध क्यों लगाया? ताकि इन जो आपके यहाँ से अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी एक शार्प, एक तीक्ष्ण बिंब जो आपकी रे है वो प्राप्त हो सके। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसके सामने एक लेड का ही एक दीवार लगा दिया और उसमें हल्का सा एक स्लिट लगा दिया, एक छिद्र कर दिया, ताकि यहां से जो भी अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी एक तीक्ष्ण वेव जो है प्राप्त हो। तो ये भी किसका होता है? लेड का होता है। और फिर क्या किया, ये जो पूरा सेटअप था, इस जो आपका ये क्या है, स्वर्ण पत्र है, इसके पीछे इन्होंने क्या किया, अब जैसे इस पे अल्फा कण दिखाई तो देंगे नहीं कि कहां पर जा रहे हैं, तो वो यहां से अल्फा कण गुजर रहे हैं, वो कहां पर जा रहे हैं कैसे पता चलेगा? इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो स्वर्ण पत्र था इसके पीछे लगाया एक फोटोग्राफिक प्लेट। इसके पीछे क्या कर दिया इन्होंने, लगा दिया एक फोटोग्राफिक प्लेट। क्या होता है? फोटोग्राफिक प्लेट। अब ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट होता है, जैसे पहले के ज़माने में जो कैमरे होते थे तो उसमें एक फिल्म आती थी, उस फिल्म पर जब फोटो खींचते थे तो उस पर एक स्क्रीन इमेज तैयार हो जाती थी। अब ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है इस पर एक लेप होता है, वो होता है जिंक सल्फाइड का। इस पर क्या होता है? जिंक सल्फाइड का एक लेप चढ़ाया गया होता है। ये सारी चीज़ें आप इनके एक्सपेरिमेंट में नोट कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट ली जो कि जिंक सल्फाइड से लेपित थी, यानी उस पर एक जिंक सल्फाइड की लेप चढ़ी हुई थी, और इस पूरे सिस्टम को उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम चेंबर में, एक निर्वात चैम्बर में बंद कर दिया। क्या किया इन्होंने, एक बॉक्स लिया और ये पूरा जो सेटअप था उन्होंने क्या किया, एक निर्वात चैम्बर में फिक्स कर दिया। अब इसके बाद इन्होंने इसमें एक सूक्ष्मदर्शी भी लगा रखा था, ताकि जो ऑब्जर्वेशन है वो लिया जा सके कि क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। ठीक, तो ये पूरा उनका क्या था, सेटअप था। एक फोटोग्राफिक प्लेट, एक स्वर्ण पत्र, उसके सामने एक अवरोध, किसका, लेड का, और इन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम लिया, इसको चारों तरफ से कांच की मोटी दीवार से ढक दिया। क्यों ढका? क्योंकि चारों तरफ अल्फा बीटा गामा जो भी किरण वो ना निकले, वो किसी एक निश्चित पार्टिकुलर दिशा में ही निकले। तो ये क्या है, गीगर मार्शेल्डन का जो है प्रायोगिक व्यवस्था है। ये क्या है, प्रायोगिक व्यवस्था। थोड़ा सा आप उबिएगा नहीं, क्योंकि टॉपिक को अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो ये तो उनका पूरा प्रायोगिक व्यवस्था था। अब हुआ क्या, अब हम लोग देखते हैं इसमें प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जब ये पूरा सेटअप लगाया तो उसके अंदर इन्होंने, गीगर और मार्शेल्डन जो थे, इन्होंने देखा क्या, इन्होंने देखा, पहले पॉइंट आप नोट करेंगे, सारी चीजें आप नोट करते चलेंगे। पहले पॉइंट इन्होंने देखा कि जब यहां से अल्फा कण निकल रहे थे, तो जब इस स्लिट से होकर ये इस स्वर्ण की पत्र से गुजर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है ये क्या हो जाती है, इस पे कहीं कहीं पर क्या होते हैं, धब्बे बनते हैं। इस पर क्या होती है, कहीं कहीं पर धब्बे बन जाते हैं। ठीक, अब इन धब्बों का मतलब क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट क्यों ली, फोटोग्राफिक प्लेट ही इसीलिए ली कि जब उस पे जो रेडियो एक्टिव तत्वों के जो भी कण होते हैं, जब उस पर वो टकराते हैं तो वो वहां पर क्या होता है, एक काला धब्बा बन जाता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट इसीलिए इन्होंने पीछे लगाया कि अगर अल्फा कण, ये जो आपका पन्नी है, इसको भेद कर पीछे जाएगा तो कुछ ना कुछ इस पर काला, नीला, पीला कुछ ना कुछ धब्बा बनेगा। तो इन्होंने देखा कि जब यहां से रेडियो एक्टिव तत्व निकल करके इस स्वर्ण पत्र को पार कर रहे थे, तो मैक्सिमम, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मैक्सिमम अल्फा कण क्या हो रहे थे, स्वर्ण पत्र को पार कर जा रहे थे। तो पहला आप लिखेंगे कि जो अधिकांश अल्फा कण हैं, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को भेद कर सीधे जाते हैं, सीधे जाते हैं। अभी आप देखिए, केवल ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए, प्रेक्षण क्या हो रहा अंदर, ये देखिए, क्यों हो रहा नहीं मालूम है, पहले ये समझिए कि क्या क्या हो रहा, बाद में हम बताएंगे कि ये सारी घटनाएं क्यों ऐसा हो रहा था। इन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन ये किया, पहला प्रेक्षण ये किया कि अधिकांश जो अल्फा कण हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, सीधे निकल रहे थे। ये पता कैसे चल रहा था, ये पता इसलिए चल रहा था क्योंकि यहां पर इस स्वर्ण पत्र के जस्ट पीछे बहुत ही ज्यादा डार्क धब्बे दिखाई दे रहे थे। अब बहुत अधिक डार्क धब्बे का मतलब है कि बहुत अधिक अल्फा कण इस एरिया पर आए होंगे, इसीलिए वो पूरा एरिया क्या हो गया, पूरी तरह से काला हुआ, ब्लैक हुआ। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि अधिकांश अल्फा कण क्या हो रहे थे, स्वर्ण पत्र को भेद कर सीधे के सीधे जा रहे थे। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहां से आ रहे थे, तो यहां से ये सीधे के सीधे जा रहे थे। ठीक, सेकंड ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया कि कुछ मात्रा में कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो क्या हो रहे थे, बहुत अल्प विस्थापन, बहुत छोटे से कोण के साथ दूसरी दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं। तो सेकंड लिखेंगे कि जो कुछ अल्फा कण हैं,
कुछ अल्फा कण अत्यंत सूक्ष्म कोण पर विक्षेपित हो जाते थे। अब विक्षेपित हो जाते थे, इसका मतलब क्या कि कुछ अल्फा कण यहां से आते तो थे, लेकिन वो क्या होते थे, अपना रास्ता घूम करके यहां से आते थे और यहां मतलब जो फोटोग्राफिक प्लेट चारों तरफ लगाई थी उस पर दूर दूर भी कुछ धब्बे उनको दिखाई दिए। अब यहां पर धब्बे दिखाई देने का मतलब है कि यहां से अल्फा कण ऐसे आया और कुछ ऐसा इसके अंदर था जहां से ये क्या हो गया, अपना रास्ता चेंज कर लिया और एंगल एक बनाया और यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया। यहां पर धब्बे होने का ही यही मतलब है कि यहां से अल्फा कण आया और वो थोड़ा सा घूम करके कहीं दूसरे एरिया में चला गया। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था, इन्होंने देखा कि 20,000 किसी बुक में 20,000 है, किसी बुक में 8,000 है, किसी बुक में 12,000 है। ठीक, तो इस इतने अधिक कणों में से कोई एक कण ऐसा होता था जो सीधा जाता था और सीधा वापस चला आता था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पीछे भी फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी, तो पीछे भी जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उस पर भी काले धब्बे बन रहे थे, लेकिन बहुत कम। आप समझ सकते हैं कि 20,000 या 8,000 या 12,000 कणों में से एक कण ही ऐसा होता था जो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर पीछे ना जाकर के यहां पर जो पीछे फोटोग्राफिक प्लेट लगाए थे उस पर धब्बा बन रहा था। तो ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था। तो आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक्सपेरिमेंट पहले समझिए, ऑब्जर्वेशन समझिए, इसके बाद ये क्यों हुआ अभी आपको वो भी मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया कि अधिकांश अल्फा कण क्या होते थे, जो आपकी स्वर्ण पन्नी थी इसको भेद कर पीछे जा रहे थे। कैसे पता चलता था, क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट जो पीछे इन्होंने लगाया था वो पूरी तरह से काली हो रही थी। जस्ट स्वर्ण पत्र, जो आपकी स्वर्ण पत्र है, सोने की जो पन्नी थी वो पूरी तरह से भेद कर पीछे जा रही थी, क्योंकि इसके जस्ट पीछे का जो पूरा एरिया था वो ब्लैक था। सेकंड ऑब्जर्वेशन कि कुछ अल्फा कण अत्यंत सूक्ष्म कण पर विस्थापित हो रहे थे, विक्षेपित मतलब अपना रास्ता चेंज कर रहे थे। क्यों ऐसा क्यों पता चला, क्योंकि इन्होंने देखा कि सोने की जो पन्नी है उससे कुछ दूरी पर, यहां पर जो फोटोग्राफी प्लेटें हैं यहां पर इस एरिया पर भी धब्बे बन रहे थे। इसका मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ इसके अंदर है जहां से ये अल्फा कण आते। तो अब देखो, अल्फा कण की एक विशेषता है, अल्फा कण जो होता है वो सदैव धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन है। किसका प्रोटॉन है? हीलियम का। हीलियम का नाभिक है, और नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। अभी बाद में सारी खोज हुई, पहले एक्सपेरिमेंट समझिए। तो अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेश होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ये पूरा ब्लैक बनना था, और कुछ अल्फा कण क्या हो रहे थे, पीछे आ रहे थे, क्योंकि पीछे जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वहां पर भी काले धब्बे दिखाई दिए, लेकिन बहुत कम। आप समझ सकते हैं कि 20,000 में से कोई एक कण, या अलग बुक में किसी में 8,000 दिया, तो 8,000 में से कोई एक कण या 12,000 कण में से कोई एक कण ऐसा होता था जो क्या होता था, सीधे जाता था और सीधे वापस चला आता था। तो ये तो थे उनके ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। ये 3 चीजें आप नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा था। ठीक, तो यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसकी व्याख्या समझते हैं। देखिए, अब हम लोग व्याख्या समझते हैं कि मतलब बाद में जब इन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन किए तो उन्होंने बाद में निष्कर्ष क्या निकाला, यानी परिणाम क्या था। ठीक, रिजल्ट क्या उन्होंने दिया। रिजल्ट नंबर 1, पहला बात इन्होंने क्या बताया कि अधिकांश अल्फा कण क्या होते थे। ऑब्जर्वेशन में हमने नोट किया कि अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। अब बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप दिमाग लगाइए कि मान लीजिए परमाणु क्या है, एक कोई घर है, एक कोई कमरा है, और इस कमरे से मैक्सिमम लोग ऐसे इधर से आए और मैक्सिमम सारे के सारे क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम अधिकांश क्या हो रहे हैं, सीधे के सीधे निकल रहे हैं। तो अब सीधे के सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा कि कमरा क्या है, खाली है। क्या है? खाली। कमरा क्या है? खाली है, खोखला है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब आप यही समझ सकते हैं। तो इन्होंने पहले ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये बताया कि परमाणु के अंदर चूंकि अधिकांश अल्फा कण क्या हो रहे हैं, बिना विक्षेपित हुए सीधे के सीधे जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि परमाणु के अंदर जो पूरा हिस्सा है परमाणु, वो क्या है, पूरी तरह से खोखला, मैक्सिमम हिस्सा उसका क्या है, खोखला है। तो पहला बात आप ये लिखेंगे कि परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश हिस्सा या अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। किसने बताया? रदरफोर्ड
जो एक्सपेरिमेंट गीगर और मार्शल ने किया, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर बताया कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खोखला। सिंपली समझिए कि अगर इस परमाणु के भीतर से मैक्सिमम अल्फा कण निकल रहे हैं तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्फा कण क्या होते हैं, वो धन आवेश होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं, धन आवेश होते हैं। तो अगर इसके अंदर धन या ऋण आवेश कुछ ऐसा होता, जैसा कि टॉमसन ने बताया कि पूरी तरह से धन आवेश फैला है, पूरी तरह से ऋण आवेश इधर उधर फैले हुए हैं, तो ऐसा कुछ होता तो अधिकांश अल्फा कण सीधे नहीं जाते, लेकिन अधिकांश अल्फा कण सीधे जा रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा क्या है, खोखला है। ठीक। सेकंड इन्होंने क्या बताया, सेकंड ये बताया कि बहुत कम मात्रा में कुछ कण ऐसे होते थे जो अपना रास्ता चेंज कर देते थे। जैसे आपका फिगर में दिख रहा है कि इधर से अल्फा कण आया और ये थोड़ा सा घूम गया, इधर से आया इधर घूम गया, इधर से आया इधर घूम गया। बहुत कम कुछ कण ऐसे भी थे जो अपना रास्ता क्या रहे थे, चेंज कर रहे थे। अब रास्ता चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो हमने आपको पहले बताया कि अल्फा कण क्या होता है, ये आपका धन आवेश होता है। अल्फा कण क्या है, धन आवेश है। और अगर धन आवेश को देखा जाए तो धन आवेश को कोई विक्षेपित कर सकता है तो वो कोई एक प्लस चार्ज ही विक्षेपित कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया माइनस आवेश है तो माइनस क्या करेगा, माइनस और प्लस के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के निकट आएंगे तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक दूसरे में चिपक जाएंगे। तो ऐसा तो होता नहीं। होता क्या है, कुछ कण दूर चले जाते हैं। दूर जाने का मतलब कि कुछ इसके अंदर है, इस परमाणु के अंदर कुछ ऐसा है जो क्या कर रहा है, उन अल्फा कणों को विक्षेपित कर रहा है। और वो विक्षेपित कौन कर सकता है, तो वो विक्षेपित कर सकता है केवल और केवल धन आवेश। तो इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये बताया कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश है, लिखेंगे परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण धनावेश। संपूर्ण क्यों कहा, क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं बहुत भारी होते हैं। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका 1837 गुना, इसका क्या होता है, 1837 गुना अधिक द्रव्यमान होता है एक परमाणु का, एक प्रोटॉन का, एक अल्फा कण का। ठीक। तो आप समझ सकते हैं एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुना होता है और जो प्रोटॉन होते हैं वो मिलते हैं तब एक अल्फा कण बनता है। तो अल्फा कण क्या होते हैं, बहुत भारी होते हैं। और अगर धनावेश जो है वो भारी नहीं होगा तो भारी जब किसी हल्की वस्तु से टकराएगा, तो आप कोलिजन पढ़े होंगे क्लास 11 में, कोलिजन पढ़े होंगे, टक्कर। अगर कोई भारी वस्तु किसी छोटी सी वस्तु से टकराएगी तो वो क्या करेगी, उसको उसी दिशा में गति कर, मतलब अपनी दिशा में लेकर चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो होता क्या है, इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत ही भारी है और वो है क्या, वो धन आवेश है। क्योंकि अल्फा कण क्या होते हैं, धन आवेश होते हैं। क्योंकि अल्फा कण क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि एक अति सूक्ष्म एरिया में, एक छोटे से एरिया में परमाणु का संपूर्ण धनावेश क्या होता है, स्थिर होता है, स्थिर होता है। जिसे बाद में, जिसे रदरफोर्ड ने कहा, जिसे क्या है, परमाणु का नाभिक कहते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है वो उसके एक केंद्र छोटे से हिस्से में केंद्रित होता है और उस छोटे से केंद्र को, छोटे से हिस्से को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये था उनका सेकंड रिजल्ट अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे। तीसरा रिजल्ट, तीसरा जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या देखा कि बहुत कम 20,000 में से कोई एक कण होता था जो जैसे जाता था वहीं से वापस हो जाता था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपका बीच में जो नाभिक है, जो धन आवेश है, वो क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है। अब कोई बहुत सूक्ष्म क्यों होगा, क्योंकि अगर ये बड़ा होता, मान लीजिए कि ये क्या होता, बड़ा होता, तो अगर ये बड़ा होता तो बहुत सारे अल्फा कण वहां से टकराते और वो क्या होते, वापस होते। लेकिन बहुत सारे अल्फा कण नहीं वापस हो रहे थे। अगर वो बड़ा होता तो बहुत सारे अल्फा कण वहां जाते और बहुत सारे अल्फा कण वापस आते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हो क्या रहा, बहुत कम 20,000 में से कोई एक कण, अब 20,000 कणों में से कोई एक कण वापस आ रहा है। इसका मतलब जो धन आवेश है जो इसके नाभिक में है वो इतना सूक्ष्म है कि वहां से केवल एक कण ही जा पाता। और वो क्या होता, जब वो एकदम एग्जैक्ट उसी की सिधाई पे जाता, उसी के सीध में एकदम जाता, तो वो क्या होता, वहां से रिफ्लेक्शन होता। क्योंकि ये क्या धन आवेश है और अल्फा कण भी क्या धन आवेश है, तो धन और धन के बीच क्या होता, प्रतिकर्षण होता है। तो वो क्या होता, वहां से वापस चला आता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि परमाणु का जो नाभिक है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। तीसरा उन्होंने रिजल्ट ये दिया कि परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक अत्यंत सूक्ष्म है,
परमाणु का नाभिक क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है। अब इसकी त्रिज्या भी बाद में उन्होंने अपने प्रयोग पे जब डिटेल से अध्ययन किया तो उन्होंने इसकी त्रिज्या भी बताई कि जो परमाणु का नाभिक होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी 10⁻⁻15 मीटर, यानी आप पढ़े होंगे ये 1 फर्मी के बराबर होता है। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 का मतलब आप समझ सकते हैं कितना छोटा नाभिक होता होगा। तो ये 3 क्या थे उन्होंने ऑब्जर्व किए और फिर बाद में इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने अपना एक मॉडल भी दिया और उस मॉडल को हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन, जो अल्फा रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं। तो पहले आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आना चाहिए, हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। जो अल्फा कण एक्सपेरिमेंट है तो ये किसने किया, गीगर और मार्सडन ने किया। इन्होंने इसके लिए पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व को लिया और उसके सामने एक धातु की पन्नी रखी जो कि सोने की धातु की थी और उन्होंने उस पर 3 चीजें नोट की, मुख्य रूप से 3 चीजें नोट की। पहला क्या, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको समझिए कि अधिकांश क्या होता है, अधिकांश अल्फा कण पन्नी को, परमाणु को भेद कर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु के भीतर कुछ भी नहीं है, खोखला है, क्योंकि अगर खोखला ना होता तो वहां से कुछ ना कुछ इधर उधर मतलब आगे पीछे या कम मात्रा में परमाणु पीछे जाते हैं, लेकिन हो क्या रहा था, मैक्सिमम के मैक्सिमम पीछे जा रहे हैं। कैसे पता चलता था, क्योंकि पीछे उन्होंने क्या लगाया था, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाया था, वहां परमाणु के जस्ट पीछे, पन्नी के जस्ट पीछे का हिस्सा जो था बहुत ही ज्यादा ब्लैक हो रहा था। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम अल्फा कण क्या हो रहे थे, पीछे जा रहे थे। अब मैक्सिमम अल्फा कण पीछे जा रहे, इसका मतलब परमाणु क्या है, खोखला, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक, पहला पॉइंट, पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखा कि बहुत कम मात्रा में कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो दूसरी दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं, यानी आते तो है परमाणु के पन्नी तक तो सीधे आते हैं, लेकिन उसके बाद वहां से वो क्या होते हैं, अलग दिशाओं में मुड़ जाते हैं। अब अलग दिशाओं में मुड़ने का मतलब है कि परमाणु के केंद्र में कुछ एरिया में ऐसा कुछ है जो उसको क्या कर रहा है, अलग अलग दिशाओं में फैला रहा है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा कण होते हैं वो धन आवेश होते हैं, तो धन आवेश को अगर कोई डिस्टर्ब कर सकता है तो कोई और नहीं कर सकता, वो केवल एक धन आवेश ही कर सकता है। तो इस आधार पर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि परमाणु के अंदर, जो कि डाल्टन ने बताया था कि जितने धनावेश उतने ऋण आवेश, वो तो उसका जो धन आवेश होता वो क्या होता, उसके पूरे परमाणु में ना होकर वो कहीं ना कहीं एक छोटे से एरिया पर केंद्रित होता है और उसको उन्होंने क्या बताया कि नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु का जितना भी धन आवेश हो वो पूरा का पूरा संकेंद्रित होता है। थर्ड इक्वेशन, थर्ड उन्होंने ऑब्जर्व किया, थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किया कि कोई 20,000, 12,000 या ये 8,000, मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, तो 20,000 अल्फा कण में से कोई एक कण क्या होता था जो सीधे जाता था और सीधे वापस चला आता था। तो इसके आधार पे उन्होंने यह अनुमान लगाया कि जो परमाणु का धन आवेश है वो नाभिक में है, लेकिन जो नाभिक है वो बहुत ही सूक्ष्म है। क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है। बहुत ही सूक्ष्म होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि 20,000 अल्फा कण सामने जा रहे हैं, उसमें से कोई एक रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, यानी 19,999 जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो जहां से वो चीजें टकरा कर आ रही है वो सामने वाली चीज बहुत छोटी है। तो इसके आधार पर उन्होंने जब बहुत ज्यादा और डिटेल में अध्ययन किया तो उनको पता चला कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो कितना है, 10⁻⁻15 मीटर है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और परमाणु की अगर हम लोग त्रिज्या की बात करें कि एक परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻−10 मीटर होती है। ये अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग अगले वीडियो में रदरफोर्ड का जो अल्फा कण का मॉडल है प्रकीर्णन के आधार पर उन्होंने जो अपना मॉडल दिया था उसको हम लोग समझेंगे, इसी में बताएंगे। तो वीडियो लंबा होगा तो सेकंड पार्ट आप जरूर देखिए जिसमें हम लोग रदरफोर्ड के अल्फा कण के मॉडल को चर्चा करेंगे। तो अगर चीजें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।